हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनएमटीसी में जूनियर सेगमेंट के क्वेश्चन नंबर 26 से 30 का डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है n इज अ नेचुरल नंबर। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। द नंबर ऑफ n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज अ नेचुरल नंबर। हमें n की वो वैल्यूज़ पता करनी है जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो खुद एक नेचुरल नंबर हो, या n की नेचुरल वैल्यू पुट करने पे ये एक्सप्रेशन भी कैसा आ जाए, एक नेचुरल आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, हमें ना इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है या मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे वही किया। तो जब हमने यहाँ पे 1/4 को एड सब्ट्रैक्ट किया तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा n-1 का। यहाँ पे कितना चल रहा है 2n-1। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 4 जो था उसका स्क्वायर बन के कितना आ जाएगा 16, और 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज़ 2n-1 का होल स्क्वायर माइनस 5 का 2n-1 होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड 2n-1 डिनोमिनेटर में। इसको हम क्या करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से फिर से ओपन कर लेते हैं। तो आप देखिए जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2-1 की पावर 4 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 25, सही है, डिवाइड बाई 2n-1। तो हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये बचेगा यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ 2n-1, और ये आ जाएगा 25/2n-1। अच्छा, हमें एक्सप्रेशन कैसा चाहिए था, एक नेचुरल नंबर चाहिए था। तो नेचुरल नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है ये तो एक नेचुरल नंबर ही होगा। अगर आप n की कोई भी नेचुरल वैल्यू डालोगे तो ये कैसा आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। अच्छा, ये भी एक नेचुरल नंबर ही आना है, तो इसका मतलब ये जो है वो भी एक इंटीजर या नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अब ऐसा कब पॉसिबल है, जब 2n-1 किसको डिवाइड करे, 25 को डिवाइड करे। तो 2n-1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जो 25 के फैक्टर्स हैं 1, 5 एंड 25। अच्छा, माइनस में भी हम रख सकते थे, लेकिन अगर आप माइनस में रखोगे ना तो यहाँ से देखिए, अगर आप माइनस में रखते हो तो ये जो n की वैल्यू है इस केस में 0 आ जाएगी, उसके बाद नेचुरल आना नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी। जबकि हमें तो n की वैल्यू कैसी चाहिए थी, नेचुरल नंबर चाहिए थी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से n की 3 वैल्यू आ जाएगी 1, 3 एंड 13। सही, नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर कितना जाएगा इसका 3। हमें ये तो पूछा था कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें गिवन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने हैं किसके, ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिस एंड दिस। दो इक्वेशन हमें दे रखी है। एक इक्वेशन दे रखी है लॉग में, log बेस 4 पे x माइनस लॉग बेस 2 पे y, एंड सेकंड इक्वेशन है x² बराबर 8 + 2y²। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं ना, इस 4 को 2 की पावर 2 तक लिख सकते हैं बेस में, और हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी से 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये जो आगे हाफ आया है ये वापस यहाँ पावर की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा √x। तो ये टर्म सिंप्लीफाई करके क्या दे देगी, log 2 √x। अच्छा, ये log 2y चल ही रहा था। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो हम इसको डिवीजन में इस तरीके से लिख सकते हैं। इस 2 को आप यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से √x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास √x - y बराबर 0। क्लियर। अब आगे दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। वो गिवन थी x² प्लस या x² = 8 + 2y²। अब हमने क्या किया ना, यहाँ पे हमें पता था कि √x बराबर y, तो यहाँ से y² की वैल्यू क्या आ जाएगी x। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। जब यहाँ पुट करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, x² - 2x - 8 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एंड -2। सही है। अब -2 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन गिवन थी हमें स्टार्टिंग में उसमें log 4x इस टाइप से लिखा हुआ था। अब log के डोमेन में हम x को नेगेटिव तो नहीं रख सकते, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे 4, और जब x को 4 रखेंगे
तो यहाँ से देखिए जब x को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। तो केवल एक सॉल्यूशन हमारे पास होगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस डायग्राम में पी ए एंड पी बी जो है वो टेंजेंट्स गिवन है, और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, और लेंथ गिवन है, ये 6 गिवन है और ये 18 गिवन है। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ से क्लियरली दिखेगी, अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम यदि इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाना चाहिए? थीटा हो जाना चाहिए। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट ए पे ये जो लाइन है वो टेंजेंट का काम कर रही है और ये लाइन जो है वो कोड का काम कर रही है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें लेंथ चाहिए ये वाली एस बी, इस लेंथ को पता करना है। तो ये लेंथ पता करने के लिए हम इसमें कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। अगर आप देखना चाहें देखें यहाँ से कि ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल सेम है, तो एक तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल जो है वो इस पे कॉमन है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी आर ए, इन दोनों में भी दो एंगल सेम है, तो ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिखा था बेसिकली ट्राइंगल पी क्यू एस जो होगा वो ट्राइंगल किसके सिमिलर हो जाएगा? आर क्यू ए के। ये रहा ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल आर क्यू ए, ये दोनों आपस में कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अब हमें पता है यदि ये सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होता है। तो यहाँ से साइड का रेशो कितना आ रहा है? 1:3 आ रहा है 6/18 से। इसका मतलब इसका रेशो भी 1:3 हो जाएगा और इसका रेशो भी कैसा हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है बात? इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन हमने और काम में ली है, इस पी ए को निकालने के लिए टेंजेंट सीकेंट लेमा से हम कह सकते थे कि पी क्यू इंटू पी आर ये किसके बराबर होना चाहिए? पी ए स्क्वायर के। इसका मतलब पी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से? 6 × 6 + 18 24। इसका मतलब यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12। इनका रेशियो है 1:3, इनका रेशियो भी कितना है? 1:3। क्लियर? अच्छा, एक बार हम सिमिलर ट्राइंगल और अप्लाई करेंगे, किसमें? ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी ए आर में। तो देखिएगा इसमें ट्राइंगल पी ए क्यू और ट्राइंगल पी आर ए कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो साइड का रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:2। देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ट्राइंगल पी क्यू ए, और ये किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी ए आर के। क्लियर है बात? तो अगर रेशियो देखें अपन यहाँ से, तो पी क्यू बाई पी ए, पी क्यू बाई पी ए, ये बाकी दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। और पी क्यू कितना था? 6 था और पी ए कितना था? 12 था। तो ये रेशियो कितना है? 1/2। तो इसी को अगर आप आके देखें तो ये बचे हुए रेशियो भी कैसे होने चाहिए? 1/2 के इक्वल हो जाने चाहिए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं ना यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, हमने क्या किया, इस साइड को ना 6x मान लिया। इसको कितना मान लिया? 6x मान लिया। अगर ये 6x मान लिया तो यहाँ से देखें हम AR अपॉन AQ, ये कितना था? 1/2 था। तो अगर AR जो है वो 6x माना है तो AQ कितना होना चाहिए था? 3x हो जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से जो AQ मिला हमें, ये कितना हो जाना चाहिए? 3x हो जाना चाहिए। दूसरी बात, हमें पता है कि इनका रेशो 1:3 था, तो अगर ये 3x था तो ये कितना हो जाना चाहिए? ये x हो जाना चाहिए। क्लियर है बात? फिर हमें पता है कि इनका रेशो भी कितना है? 1:3 है, तो ये लेंथ कितनी आ जानी चाहिए? 2x आ जानी चाहिए, तभी इनका रेशो 1:3 होगा। अच्छा, ये 2x है तो ये कितना बचा? 12 - 2x। क्यों? क्योंकि पी बी जो है वो पी ए की इक्वल होनी चाहिए। किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने ये लेंथ यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो इस वाले पॉइंट से यहाँ पे दोबारा बनाते हैं,
इस पॉइंट एस से अगर आप देखोगे तो एस से ये एस बी जो है वो एज अ टेंजेंट वर्क करेगी, और यहाँ से एस क्यू ए जो है वो एज अ सीकेंट वर्क करेगी। तो एस क्यू इंटू एस ए कितना होना चाहिए, एस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब एस क्यू की लेंथ हमें पता है क्या, एक्स पता है, एस ए कितना है 3x है, और एस बी कितना था 12 माइनस 2x है। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर x इंटू 4x। इसी इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है बात। और एस बी जो लेंथ थी, अगर आप डायग्राम से देखें तो एस बी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, 12 माइनस 2x। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दो, 3। जब x की जगह 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 3 या 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये कमर्शियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है अ लार्ज वाटरमेलन वेट 20 kg विद 98% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। अब आप ऐसे देखिए कि 20 kg का जो वाटरमेलन है उसमें वाटर का जो वेट है वो 98% है, और 2% जो बचा वो क्या रहा होगा, उसका पल्प रहा होगा। क्लियर है बात। अब इसके बाद क्या हुआ, इट इज़ लेफ्ट आउटसाइड इन द सनशाइन, इसको धूप में रख दिया गया सूखने के लिए। तो उससे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद इसका कुछ वेट रिड्यूस हो जाएगा, और वेट रिड्यूस होने के बाद जो बचा उसमें 95% कंटेंट जो था वो वाटर था, और बचा हुआ कंटेंट क्या था, पल्प था। अब इसमें ना एक चीज़ होती है कि अगर आप उसको सूखने के लिए रख देते हो तो वहाँ पे जो वेट रिड्यूस होता है ना वो केवल वाटर का होता है, उसका जो पल्प कंटेंट है वो कैसा रहेगा, दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो अगर 20 kg था तो स्टार्टिंग में 98% वाटर कंटेंट था, तो 90.6 kg हो गया ये, और 0.4 kg क्या हो जाएगा, इसका पल्प कंटेंट हो जाएगा। क्लियर। अब हमने जब इसको सनशाइन में रखा तो हम मान लेते कि कुछ x kg वेट इसका रिड्यूस हो गया होगा। जब x kg वेट इसका रिड्यूस हो गया तो कितना बचा, 20 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि 20 माइनस एक्स में 95% कंटेंट वाटर का है, तो बचा हुआ 5% जो होगा वो पल्प होगा। इसका मतलब पल्प का कंटेंट क्या होगा, 5% ऑफ 20 माइनस एक्स। और पल्प का कंटेंट दोनों केस में कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 0.4 के। तो इस टाइप से यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12 kg। ठीक है। तो जो वेट रिड्यूस हुआ वो 12 kg था। अगर क्वेश्चन में ये पूछा था कि रिड्यूस होने के बाद कितना बचा, तो फिर वो कितना होगा, 20 माइनस 12, 8 kg। और जो रिड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड वेट, वो कितना है, 12 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। इन अ जीपी द फोर्थ टर्म एक्सीड द थर्ड टर्म बाई 24। क्लियर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म से कितना एक्सीड करती है, 24 एक्सीड करती है। एंड द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म का सम जो है वो कितना है, 6 है। अब हमें बोला गया है कि द सम ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, और ये जीपी था। हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। सही है। तो a2 प्लस a4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। अब हमारे पास a2 प्लस a4 जो है वो तो 30 दे रखा था ना, कुल मिला के ये वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से 30। हमें केवल किसका वैल्यू चाहिए, a3 का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, a3 को एज अ वेरिएबल रहने देते हैं और बाकी टर्म्स को a3 की फॉर्म में ले आते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं तो a4 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 24 प्लस a3, और a2 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 6 माइनस a3, और a3 तो एकदम है ही। तो हमें पता है कि a2 a3 a4 ये किस में है, जीपी में है। अब यदि a2 a3 a4 जीपी में है तो a3 स्क्वायर कितना होना चाहिए, a2 इंटू a4। वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो a3 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके इरेशनल रूट्स आधे होंगे। तो हमारे पास यहाँ से a3 की दो डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे रूट को, तो यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेगी आपको, एक मिलेगी 5.10 एंड सेकंड मिलेगी -14.10। क्लियर। तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो a2 प्लस a4 तो हमें पता ही था 30 है, तो एक बार यहाँ पे a3 की जगह क्या रख दिया 5.10, एक बार -14.10। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड सम है उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल थी, 35.10 एंड
35.9, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अगर हम इसको चाहते तो रूट में भी रख सकते हैं, सही है। रूट में रखोगे तो 5 + -3 √41/2 इस टाइप से कुछ वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 35.1 एंड 15.9। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन देखे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इस टाइप से और भी एग्जाम के वीडियो सॉल्यूशंस और भी ओलंपियाड की जानकारी के लिए आप लोग एलन प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।